Alright. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट एनालिसिस का 3 लेक्चर हो चुका है अपना। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब हम एनाइन का टेस्ट परफॉर्म करने जाते हैं, जस्ट बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ एनाइन, हमने क्या बनाया उसका, कौन सा सॉल्यूशन? सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाया? मैंने आपको बताया था क्योंकि हो सकता है कि जो आपने पाउडर लिया हो उसमें एक ऐसे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, और वो इनसॉल्युबल सॉल्ट को सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन के साथ जब बनाते हैं तो वो सॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसका एनायनिक पार्ट सॉल्युबल बन जाता है। ये टेस्ट किसके लिए परफॉर्म नहीं करते थे? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के लिए, क्योंकि सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन बनाते टाइम आपने सोडियम कार्बोनेट से ही रिएक्शन कराई थी 1:3 के रेशियो में, सॉल्ट एंड सोडियम कार्बोनेट की। तो चाहते ना चाहते हुए भी आपने क्या ऐड कर दिया था? कार्बोनेट ऐड कर दिया था। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की रिएक्शन इससे नहीं कराएंगे। फिर क्या बोला था आपने आपको कि जब आप फाइनली इसको क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कराने के बाद जो भी सोल्यूशन बने उसको आप फिल्टर कर लीजिए। फाइनली जो एक कंटेनर में सोल्यूशन मिलेगा, उस सोल्यूशन में प्रेजेंट आयंस को आप क्या करने वाले हैं? टाइट्रेट करने वाले हैं, सॉरी यस, डिटेक्ट करने वाले हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कराने वाले हैं, उसी की पर्टिकुलर रिएक्शन कराने वाले हैं। पर उसमें कार्बोनेट भी होगा तो पहले एक सूटेबल एसिड लेके उसको हटाना होगा। सूटेबल एसिड क्या होता है? सूटेबल एसिड वो ऐसा एसिड होगा जो क्या करेगा बेटा, बताओ? सूटेबल एसिड एक ऐसा एसिड होगा जो इससे कार्बोनेट से रिएक्ट करके उसका CO2 निकाल देगा। कंडीशन होनी चाहिए सूटेबल एसिड की, क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो एनायनिक पार्ट जिसको आप डिटेक्ट करने वाले हो वो उसी से रिएक्ट करके उसको कहीं और लेके चला जाए, यानी कि दैट शुड नॉट बी एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। दैट एसिड शुड नॉट बी व्हाट बच्चा? ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो दीज आर द कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है बच्चे? रेडॉक्स रिएक्शन। सो प्लीज फोकस एवरीवन। देखिए, ये टॉपिक जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ ये पी ब्लॉक चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉल्ट में तो इंपॉर्टेंट है ही, पूरी सॉल्ट में इंपॉर्टेंट है। तो जब ये टॉपिक मैं पढ़ा खत्म कर दूंगा, लगभग 100+ रिएक्शन आपको रेडॉक्स की ऑलरेडी पता होंगी, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक तरह से पी ब्लॉक की बहुत सारी रिएक्शन खत्म होने वाली है यहाँ पे, ठीक है? मैंने आपसे कहा था ना कि जो हम जितने तरह की यहाँ पे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उनमें से मेन जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, और भी हैं, लेकिन मेन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको आप क्या कहते हैं सर? व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट रेडॉक्स रिएक्शन। लेट्स से आपने एक रिएक्शन कराया MnSO4 का जिंक के साथ, और मैं कह रहा हूँ हम मुझे मिला जिंक सल्फेट ZnSO4 और साथ में मिल गया Mn। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं यहाँ पे Mn की, तो यहाँ पे Mn है +2 में, जिंक 0 में है, यहाँ जिंक +2 में चला गया और Mn 0 में चला गया। ध्यान से देखें तो Mn यहाँ से +2 से 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और यहाँ जिंक +2 में गया है, 0 से +2 में बढ़ा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो जाए किसी रिएक्शन में, सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट बच्चा? रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल मैंने ये लिया, एक दूसरा एग्जांपल मैं और लेता हूं आपके सामने। चलिए, लेट से आपने रिएक्शन कराई जिंक सल्फेट की कॉपर के साथ, कॉपर मेटल के साथ, बहुत फेमस रिएक्शन है, आप जानते भी होंगे, और बन गया कॉपर सल्फेट, आई मीन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अगर आप इसको नोटिस करें तो यहाँ पे जिंक +2 में है, यहाँ 0 में है, यहाँ कॉपर 0 में है, कॉपर +2 में है। यहाँ पे जिंक को देखें तो +2 से 0 घटा है, तो यानी रिडक्शन हुआ है।
और यहाँ पे कॉपर बढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन होगा। ये भी एक कौन सी रिडक्शन होगी? रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक बात है। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर मैं उल्टा करके लिख दूं, सेम रिएक्शन अगर मैं ऑपोजिट करके लिख दूं, लाइक कैसे? अगर मैं ऐसे लिख दूं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इवन रेडॉक्स पढ़ाते समय स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता आपको, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी इस रिएक्शन का मैंने हेल्प लिया था। मैंने कहा था ये दोनों एक ही सेल में करा रहे हैं, तो मैंने कहा था 2 सेल्स में कराओ इन रिएक्शन को, और यहाँ से आपने डिजाइन किया था गैल्वेनिक सेल, इफ यू रिमेंबर, याद है? गैल्वेनिक सेल बनाया था, प्रोसेस अपने आप हुई थी, और फिर बन गया था कॉपर। ऑलराइट, सो जिंक प्लस 0 में है, कॉपर प्लस 2 में है, जिंक प्लस 2 में है, कॉपर 0 में है। यहाँ देखें तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और कॉपर रिड्यूस हुआ है, यहाँ रिडक्शन कॉपर का एंड जिंक का ऑक्सीडेशन। जस्ट अबव रिएक्शन में जाके देखिए आप, तो यहाँ जिंक रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो असल में इसी रिएक्शन को मैंने उल्टा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड वाले को ही। मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ऑलराइट, मैं समझ रहा हूँ, तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, किसी एक ही तरफ जाएगी, या तो इधर या फिर इधर या फिर इधर, कोई एक ही होने वाली है। बट कौन सी होगी? देखो, जो होनी है वो तो होगी, पर हमें कैसे पता चलेगा कि यही वाली होगी? इसको पता करने के लिए हमें एक चीज पढ़नी होगी जिसका नाम है क्या सर? ECS, यस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, जिसको आपको मैंने कहाँ पढ़ा दिया था? कहाँ पढ़े हैं सर ये हम लोग? यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीरीज पढ़ी थी हमने, और इस सीरीज में आपने पढ़ा था बहुत सारे मेटल्स का ऑर्डर, इवन कुछ नॉन मेटल्स भी कभी ऐड किए थे, और देखा था कि कौन कब ऑक्सीडाइज होगा और कौन कब रिड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है हमारे पास, उस ऑर्डर के बेसिस पे डिसाइड होगा कि इसमें से कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या है वो ऑर्डर? वो पहले मैं आपको समझाता हूँ, वो लिखता हूँ मैं। तो इसमें क्या है? सबसे ऊपर कौन आता है? लिथियम, लिक, पासर, काना, यस, मग, अल, मंजन, कर, फिकर्ड, यस शाबाश, फिकर्ड, कोनी, फिकर्ड कोनी, सनपब, सनपब, एच चाप। अगर मैं थोड़ा सा यहीं पे मैनेज करूं, फिर से लिखता हूं मैं ऊपर से थोड़ा, लिक, बासर, काना, मग, अल, मंजन, कर, यस, फिकर्ड कोनी, सन, पब, एच, अब इसके बाद हाइड्रोजन एच चाप, CHAG, AuPT। ऑलराइट, सो लिसन केयरफुली, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैं आपको पहले याद करवा चुका हूँ। टॉप टू बॉटम अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा होता है? इंक्रीज हो रहा होता है, और नीचे से ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है ऊपर वाले जो मेटल होंगे उनके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, और नीचे वाले जो मेटल होंगे उनकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ऊपर वाले मेटल हैं उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है दैट मीन्स वो रिड्यूस होना चाहता है। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसके रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी।
जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो ऊपर वाले जो मेटल्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, सो दे हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज देमसेल्फ। नीचे वाले जो मेटल्स हैं इनके रिडक्शन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो दे हैव टेंडेंसी टू व्हाट, दे हैव टेंडेंसी टू व्हाट, बोलो बोलो यार, they have tendency to reduce themselves. Now listen carefully, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को रिड्यूस कराएगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को रिड्यूस कराएगा। दूसरे को रिड्यूस कराने का मतलब उसके रिस्पेक्ट में कौन सा एजेंट हो गया, जो दूसरे का रिडक्शन कराए वो कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें और ऊपर वाले मेटल्स को, तो ऊपर वाले मेटल के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप यही कह रहे हैं ना ऊपर वाले मेटल जो हैं सर ये लोग कौन है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यानी सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देंगे, खुद अपना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सामने वाले को देंगे तो सामने वाले का रिडक्शन होगा। तो ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं यहां से यहां तक, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से एजेंट है बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर जो इनको देखें आप, तो यहां से Mn तक अप टू एल्यूमिनियम, मंजन से पहले ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। उसके बाद जो यहां तक आते हैं दे आर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल धीरे धीरे नीचे घट रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर यहां पे आके देखें हाइड्रोजन के नीचे आके अगर आप देखें तो दे वीक रिड्यूसिंग। वीक रिड्यूसिंग मतलब ये दूसरे को रिड्यूस कराते नहीं है, खुद रिड्यूस होते हैं। यानी नीचे वाले जो मेटल हैं इनके अंदर रिडक्शन की टेंडेंसी होगी, और ऊपर वाले जो मेटल हैं उनके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होगी। तो बस इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको देखना है और ये पता लगा लेना है कि जो ऊपर है वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, जो नीचे है वो रिड्यूस होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वो रिएक्शन होगी, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो रिएक्शन नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट वन, फर्स्ट रिएक्शन को देखें अगर आप, तो आप चेक करके बताइए रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो Mn और जिंक को देखते हैं, तो Mn और जिंक यही मंजन आजू बाजू में लगे हुए हैं। Mn ऊपर है, जिंक नीचे है। Mn ऊपर यानी Mn का होना चाहिए ऑक्सीडेशन। जरा चेक करिए क्या Mn का ऑक्सीडेशन हो रहा है? ना बाबा ना, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली सर। दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हेलो, बिकॉज ऑक्सीडेशन होना चाहिए था Mn का, हो गया जिंक का, जबकि जिंक नीचे है। नीचे वाले मेटल रिड्यूस होना चाहते हैं ना कि ऑक्सीडाइज, यानी ये पहली वाली रिएक्शन अब नहीं होगी। ऑलराइट, लुक एट क्वेश्चन नंबर सेकंड रिएक्शन, जिंक एंड कॉपर। जिंक इज हियर एंड कॉपर और नीचे आके यहाँ पे, तो कॉपर होना चाहेगा रिड्यूस और जिंक होना चाहेगा ऑक्सीडाइज। जरा चेक करते हैं क्या जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज। उल्टी गंगा बह रही है सर, ये रिएक्शन भी नहीं होगी। नॉट फेवरेबल रिएक्शन, नॉट फेवरेबल रिएक्शन। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? दिस रिएक्शन इज आल्सो नॉट फेवरेबल। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। अगर इस रिएक्शन को आप ऑब्जर्व करें तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है एंड कॉपर रिड्यूस हुआ है। जिंक ऊपर होना, अगर ऑक्सीडाइज होना है तो ऊपर होगा, और कॉपर का रिड्यूस होना तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा। ध्यान से देखें तो कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है, तो जिंक जो ऊपर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर जो नीचे है वो रिड्यूस होगा। यानी रिडक्शन किसका होगा? कॉपर का, जो कि हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का, जो कि हो रहा है। यानी ये वाली रिएक्शन फेवरेबल होगी, ये वाली रिएक्शन फेवरेबल होगी। और आपने ऐसा ही कुछ किया था। आपने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। आपने एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, कॉपर +2 इज ब्लू इन कलर, और उस कॉपर सल्फेट का ये ब्लू कलर होता है, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, CH4.5H2O को। और इसके अंदर आपने जिंक की रॉड डिप कर दी थी ऐसे, और जिंक की रॉड जब इसके अंदर आपने डिप करी थी तो विथ टाइम धीरे धीरे ये ब्लू कलर डिसअपियर होने लगा था। तो ये कंफर्मेशन आया था कि देयर मस्ट बी सम रिएक्शन, और कॉपर +2 वहां से गायब हो रहा होगा। तो यस, यही हुआ था। कॉपर +2 कॉपर में जा रहा था और जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक +2 में जा रहा था। ये अपने आप नाटक हो रहा था, स्पॉन्टेनियस हो रहा था, खुद ब खुद हो रहा था।
यानी कि जिंक ऑक्सीडाइज होना चाह रहा था और कॉपर रिड्यूस होना चाह रहा था, और दोनों एक साथ आए, इसलिए फिनोमेना अपने आप हो गई, फिजिबल हो गई प्रोसेस। और इसी में दिमाग लगा लिया था आपने आपने कहा था अगर ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है तो एक ही कंटेनर में क्यों कराएं, और कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी दूसरे को दे रहा है। तो ट्रेवलिंग जो है इलेक्ट्रॉन की, एक एटम से दूसरे एटम की जो इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग है, अगर इस ट्रेवलिंग को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें तो क्या हमें करंट नहीं मिल जाएगी? यस। तो इसी में दिमाग लगा के इन दोनों को अलग कंपार्टमेंट में रख दिया गया। जिंक को अलग कंपार्टमेंट में रखा गया, कॉपर को अलग कंपार्टमेंट में रखा गया, दोनों के सॉल्यूशंस बनाए गए और इनको वायर से कनेक्ट किया गया। और फिर से पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर रिड्यूस हुआ, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हुआ थ्रू दी वायर, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। दैट्स कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। कुछ याद आया? चलिए, so, कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये आप छोटी सी बात चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसके रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ऊपर वाले मेटल ऑक्सीडाइज होंगे, नीचे वाले मेटल रिड्यूस होंगे। अगर आप चाहते हैं कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऊपर वाले मेटल ऑक्सीडाइज हो रहे हो और नीचे वाले मेटल रिड्यूस हो रहे हो। अगर ऐसी किसी रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है तो फिर ठीक है, वो रिएक्शन होगी, नहीं तो वो रिएक्शन नहीं होगी। सो वन ऑफ द फैक्टर इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। जस्ट बाय लुकिंग एट ECS वी कैन कमेंट कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। दैट्स द फर्स्ट फैक्टर जिससे हम बता सकते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी। दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के हम पता लगाएंगे। नाउ द सेकंड फैक्टर। अब जब बात इतनी हो गई है कौन से चैप्टर की, जब वो चैप्टर इन्वॉल्व हो ही गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहीं पे आपने एक चीज और पढ़ी थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ा था, एनीवन याद है आपको? यस। और अगर जो उसको आप लॉग केसी या क्यूसी, यस, तो आप अगर जो मैं सिर्फ एक पोर्शन को लेके चलूं तो आप बेसिकली ये एक तरह से समथिंग लाइक दिस RT अपॉन NF ln मैं क्यू लिख सकता हूं। मैं इस तरह का कुछ फॉर्मूला आया था। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे भी डिपेंड कर रहा है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर करेगा। एंड देयर इज वन मोर फैक्टर दैट इज Q। व्हाट इज Q? इट कैन बी QP, it can be QC, yes, reaction quotient, and it can be QPC, it can be anyone. It is defined at any point of time, reaction इक्विलिब्रियम पे आई हो नहीं आई हो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर जो आप concentration of product upon concentration of reactant लिख सकते हैं, that is Q, that is what sir? Q. So Q is what is Q? Let's say we are going into A gives B, something like this. So what is Q? Q is concentration of B upon concentration of A. So basically Q is what? Ratio of concentration. Q is what sir? Q is what? It's ratio of what? Concentration. तो रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये E Q पे भी डिपेंड कर रहा है और Q कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब E भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो मोर और लेस अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तीन बातों में डिपेंड करेगा। वन इज टेम्परेचर, another is number of electron transferred, and the third one is what? Third one is what? Concentration, जिसका आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराने जा रहे हैं
उसका कॉन्सेंट्रेशन। लाइक अगर जब मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरह से, प्लीज फोकस, इफ वी राइट वही वाले रिएक्शन को आप लिख दीजिए कॉपर वाले को, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था, जिंक सॉलिड, कॉपर था +2 में, कॉपर +2 एक्वस, गिविंग यू व्हाट सर, जिंक +2 एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो व्हाट इज क्यू, व्हाट इज क्यूसी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेशियो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में सॉलिड है, ये एक्वस फॉर्म में है, सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है 1, ये बचेगा जिंक, तो क्या लिखेंगे Zn+2 अपॉन इसका, ये सॉलिड का 1 हो जाएगा तो बचेगा कॉपर, कॉपर +2, दैट्स व्हाट। ये देखिए आयंस के क्या हो गए, ये है क्यूसी। तो क्यूसी इज बेसिकली रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो क्यू कॉन्सेंट्रेशन ही है बेसिकली, और क्यू यहाँ पे आ रहा है और ई क्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। ठीक बात है, प्लीज इसको नोट करिए ध्यान से। ऑलराइट, समझ में आ गया ये। सो दीज आर दी फैक्टर्स जिस पे आपका क्या डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अलावा ये फैक्टर्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सारे फैक्टर्स पे बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये अफेक्ट करेंगे। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो इसको मैं मीडियम के फॉर्म में आपको पढ़ाता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे पीएच ऑफ द मीडियम, पीएच ऑफ द मीडियम। मीडियम का पीएच क्या है सर, पीएच ऑफ द मीडियम। तो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। देयर इज वन एग्जांपल वी हैव एंड दैट इज KMnO4. So KMnO4, yeah, you can call it MnO4 minus, right? KMnO4, इस KMnO4 को मैंने रेडॉक्स में भी पढ़ाया था आपको, शायद इलेक्ट्रो में भी याद दिलाया, और एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ। अगर इस KMnO4 ऑक्सीडेशन नंबर देखें +7 है, +7 Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नाउ इट कैन नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज, यानी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, अब ये रिड्यूस होगा। अब ये रिड्यूस होगा तो दूसरे वाले को क्या, सामने वाले को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज। तो एजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे पता चलता है सर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? तो अगर कोई एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और नाउ इट कैन नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज, सो इट हैज ओनली वन टेंडेंसी एंड दैट इज व्हाट, रिडक्शन। वो अब ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, अब वो सिर्फ जब भी होगा रिड्यूस होगा, और रिडक्शन, उसका रिडक्शन होने का मतलब क्या हो गया, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा। और जब किसी के पास सिर्फ एक ऑप्शन हो तो वो स्ट्रांग हो जाता है। ऑलराइट, तो +7 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अलग अलग मीडियम लिया मैंने, पहला मीडियम लिया बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक। अगर आप स्ट्रांगली बेसिक लेंगे तो एक बात का एक छोटी सी बात और, स्ट्रांगली बेसिक का मतलब हो गया, अच्छा ये अगर आप KMnO4 की बात करें तो KMnO4 का एक कलर होता है, इट इज पिंक और पर्पल इन कलर, पिंक और पर्पल। पिंक और पर्पल कलर का ये होता है क्या आपका, बोलो यार, KMnO4। अगर KMnO4 को स्ट्रांगली बेसिक मीडियम लेते हैं, स्ट्रांगली बेसिक का मतलब pH बहुत ज़्यादा है, pH 7 से बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है साहब, ये चला जाता है MnO पे 2 माइनस में। दिस इज पर मैग्नेट एंड दिस इज मैग्नेट आयन, दिस इज पर मैग्नेट आयन, दिस इज मैग्नेट आयन, और इस समय पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, सिर्फ एक, 7 से 1। व्हाट इज एन फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो इसका एन फैक्टर अगर आप निकालें
तो कितना चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का, एक का चेंज हुआ, एटम एक किया, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में और स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम में एन फैक्टर इज 1। ऑलराइट, व्हाट इफ वी टेक न्यूट्रल और वीकली बेसिक? आपने बेसिक मीडियम ले लिया और न्यूट्रल ले लिया या वीकली बेसिक लिया, तो ये जो है +7 जो है ये चला जाएगा बेटा आपका MnO4 MnO2 में, ये जाएगा किस में, MnO2 में। और अगर इसको आप ऑब्जर्व करें तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हो गया +4, और यहाँ पे चेंज देखें तो 4 का चेंज है, तो एन 4 सॉरी 7 से गया 4 में, चेंज आया 3 का, और एटम एक ही है, तो एन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 3। और अगर आपने एसिडिक मीडियम ले लिया, अगर मीडियम कौन सा ले लिया, एसिडिक, ये जाएगा कहाँ पे, Mn+2 में। यस, Mn+2 में जाएगा बेटा। और इस समय पे जो इसका एन फैक्टर होगा, चेंज कितने का है, 5 का, और इसका एन फैक्टर हो जाएगा 5। तो इसको मैंने आपको इस तरह से याद कराया था, BNA बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, और इनका एन फैक्टर लिखवाया था मैंने आपका 1 3 5। ये बहुत जबरदस्त यूज किया था इसको रेडॉक्स में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दोनों ही चैप्टर में यूज होता है। BNA बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, अलग अलग मीडियम है, उसमें KMnO4 का एन फैक्टर है 135, BNA 135। ऑलराइट, सो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जरा ध्यान दीजिए इस पे, मैं अब आपको कुछ जो बता रहा हूं वो ध्यान सुनो, कि है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ही, बट जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो पीएच ऑफ द मीडियम चेंज करने से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, यानी एन की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये एन की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, और एन की वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा। So if you change the pH condition, if you change the medium of the solution, then what will happen? Tell me. क्या होगा सर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा। तो दिस इज KMnO4, प्लीज नोट करिए इसको, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो pH ऑफ द मीडियम अफेक्ट कर रहा है, दैट्स सो ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। अगर इनके कलर की आप बात करें तो ये Mn+2 जो होता है ये बेटा, ये होता था लाइट पिंक, लाइट पिंक, या फिर हम बोलते हैं कलरलेस। ऑब्वियसली आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इनको ऑब्जर्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, लाइट पिंक और कलरलेस। ये हो जाता आपका ग्रीन, और MnO2 होता है ब्राउन कलर का, ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर। ऑलराइट, सो अगर पिंक ब्राउन कलर में जा रहा है तो समझ जाइए MnO2 बना है। अगर पिंक ग्रीन कलर में जा रहा है तो MnO4 पे 2- बना है, मैग्नेट आयन बना है। और अगर पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस बन जाता है, या लाइट पिंक में चला जाता है, तो आप क्या समझ जाएंगे कि क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है यहाँ पे सर, एसिडिक मीडियम लिया गया है और Mn+2 में गया है। इस सोल्यूशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लो एसिडिक मीडियम लिया आपने और KMnO4 का पिंक कलर पहले था या पर्पल कलर था, क्लियरली दिख रहा था, मीडियम एसिडिक लिया आपने, इसका ऑक्सीडेशन कराया, सॉरी रिडक्शन कराया, KMnO4 रिड्यूस होकर Mn+2 में चला गया। Mn+2 जब बनेगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। जब आप सोल्यूशन को इस तरह से देखेंगे तो ये कलरलेस दिखाई देगा, जब लेकिन आप ऊपर से देखेंगे इसको तो लाइट पिंक कलर का, हल्का हल्का पिंक कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ Mn+2, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा Mn+2 कलरलेस है या कलरफुल है, कलर है या कलरलेस है, क्या बोलेंगे आप? कलर है, कलरलेस नहीं है भाई, कलर है, ठीक है। अभी मैं आपको ऑर्गेनिक में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन में बेयर्स रिएजेंट। क्या पढ़ाऊंगा सर? बेयर्स रिएजेंट। और जो बेयर्स रिएजेंट होता है 1% अल्कलाइन KMnO4, 1% कोल्ड alkaline KMnO4. This is called Bayer's reagent.
क्या कहते हैं इसको? बेयर्स रिएजेंट। इट इज यूज फॉर ऑक्सीडेशन। इट इज यूज फॉर व्हाट बच्चे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, यानी खुद क्या होगा? रिडक्शन। KMnO4 है, और KMnO4 को कहाँ लिया गया है आपने? वो डाइल्यूट फॉर्म में लिया है और एल्कलाइन मीडियम में लिया है, तो डेफिनेटली ये कहाँ से कहाँ जाने वाला, आप खुद सोच लीजिए अब। 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 ये कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा MnO2 में, सॉरी MnO4 पे 2- में, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम। ठीक बात है सर, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए प्लीज। तो 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन बताइएगा आपको। कोऑर्डिनेशन तो आपने पढ़ ही लिया है। कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट कलर्ड होगा, कौन सा कलरलेस होगा, ऐसी बातें आपने पढ़ी हैं कोऑर्डिनेशन में। अगर D0 कॉन्फ़िगरेशन है एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, दे आर कलरलेस, दे आर व्हाट? कलरलेस। बट इफ कॉन्फ़िगरेशन इज फ्रॉम D1 टू D9, तो ये हाँ कलरफुल होता है, दे आर कलर्ड कंपाउंड। तो D1 से D10 अगर 9 अगर आपने देख लिया और ऐसा मिल गया तो वो कलर्ड होगा। कहीं कहीं कुछ ऐसे होते हैं जो इनमें होते हुए भी कलरलेस हो जाते हैं, बात करेंगे उन पे। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयंस आर कलरलेस। इसमें से कौन सा आयन है जो कलरलेस है? चार ऑप्शन में बना दे रहा हूं। पहला क्या है सर? Mn+2, Cr+3, और ले लीजिए आप कोबाल्ट+2 एंड टाइटेनियम+4। चलिए बताइए इनमें से कौन सा कलरलेस है और कौन कलरफुल है, प्रॉपर रीजन के साथ बताना है आपको। ओके ओके, गुड। तो अगर आप इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखें, यू विल गेट टू नो। अब अगर आपने Mn+2 का देखा था, Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25 होता है। क्या होता है बेटा? 25। तो 4s2 3d5 होता है, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो हो गया 4s0 3d5। तो d में 5 इलेक्ट्रॉन है। और लेकिन अगर आपको याद है कि सर आपने पढ़ाया था कि इट इज कलरलेस, लाइट पिंक और कलरलेस, और आपने ये याद कर लिया कि सर ये तो कलरलेस लिखवाया था आपने, तो ये तो कलरलेस है ही, तो पहला ही ऑप्शन मार दो, खत्म करो। नो नो नो, पहला ऑप्शन नहीं जाएगा सर, इट इज कलर्ड कंपाउंड, D5 है। हाँ वो लाइट पिंक है, वो एक अलग बात है, लेकिन है कलर इसके अंदर। क्रोमियम+3 की बात करें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक 4s से जाएगा, 4s0, और 2 D से चले जाएंगे तो D3 बचेगा, कलर्ड होगा ये भी। कलर्ड, कलर्ड। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 28, सॉरी 27, 27। तो 4s0 3d7 होता है, तो 4s0 हो जाएगा, 3d7, ये भी से D7 है तो कलर्ड होगा। टाइटेनियम होता है 22, स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम इज 21, टाइटेनियम 22, तो ये होगा 4s2 3d2। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो s के भी जाएंगे, 4s0 3d0, तो ये हो गया वो कंपाउंड जो कलरलेस आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज टाइटेनियम+4। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ओलंपियाड, नोट करिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नोट करिए प्लीज। नोट करिए प्लीज, सुनाओ। वैसे एक ऐसे ही क्वेश्चन करा दिया इतना, इसका ये
इस चैप्टर से कुछ खास लेना देना नहीं है, बस Mn+2 को लेके मैंने पढ़ा दिया ताकि ये कहीं आए तो ऐसा ना हो कि आप कलरलेस याद करके बैठे हैं और फट से आंसर टिक कर दिया आपने कलरलेस। ठीक बात है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपना इसी में नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा इस चीज को? टेम्परेचर, खैर टेम्परेचर पे आने से पहले एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, इस ये बात भी आपने पढ़ी थी। स्पॉन्टेनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेल्टा जी। डेल्टा जी, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव आप क्या बोलते हैं? प्रोसेस व्हाट? स्पॉन्टेनियस। एंड व्हाट इज डेल्टा जी पॉजिटिव? प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब अपने आप नहीं होगी, जबरदस्ती आप करा सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रोसेस खुद ब खुद हो जाए, खुद ब खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, तो इसके लिए प्रोसेस का डेल्टा जी होना, नेगेटिव होना जरूरी है, मैंडेटरी है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा जी का, दैट इज -NFE। डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट सर? -NFE। डेल्टा जी इक्वल टू -NFE। सो इफ यू वांट कि डेल्टा जी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, ये नेगेटिव ही रहे, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E शुड बी व्हाट? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना पड़ेगा सर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, वो प्रोसेस वो होना चाहेगा। ठीक बात है, जल्दी बोलो यार। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटे सा एक दो डेटा शेयर करता हूँ, ऐसे ही याद नहीं करना आपको। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप बात करें ई नॉट Li+ की, जा रहा है लिथियम में, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, दैट इज -3.08 वोल्ट, माइनस में दिया हुआ है। अब खुद जरा सोचिए इसका डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? इसका डेल्टा जी, यस, बिकॉज ई नॉट इज नेगेटिव। इफ ई नॉट इज नेगेटिव, आप नॉट भी लिख सकते हैं इसको, इफ ई नॉट इज नेगेटिव देन दिस वैल्यू विल बी व्हाट? बिकम्स पॉजिटिव। तो इसका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। मींस Li+2 से Li जाना, Li+ से Li में जाना, यहाँ Li का क्या होना? रिडक्शन होना इज नॉट फेवरेबल कंडीशन। लिथियम का रिडक्शन इज नॉट फेवरेबल क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, रिडक्शन की टेंडेंसी कम है इसके अंदर, तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यानी इसी में Li E नॉट, अगर Li से आप Li+ देखें दैट 3.08, और अब इस डेल्टा जी निकालेंगे तो इसका पॉजिटिव आएगा। इसका डेल्टा जी क्या आएगा सर? पॉजिटिव। इसका डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। तो डेल्टा जी विल टेल यू व्हाट, विच प्रोसेस इज फीजिबल एंड विच प्रोसेस इज नॉट। कौन सा प्रोसेस फीजिबल होगा और कौन सा प्रोसेस फीजिबल नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये होगा। और यहां से एक बात बहुत क्लियरली अपन को समझ में आ रही है क्या, कि लिथियम की टेंडेंसी, लिथियम कहाँ है, ऊपर या नीचे? इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट में लिख बासर का ना, पहला एलिमेंट लिथियम ही था। तो इट हैज टेंडेंसी टू व्हाट? ऑक्सीडाइज और रिड्यूस? इट हैज द टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यस, तो लिथियम हैज मोर टेंडेंसी फॉर व्हाट? फॉर ऑक्सीडेशन। डेटा से भी हम ये बात समझ सकते हैं, मोर टेंडेंसी फॉर व्हाट? ऑक्सीडेशन। प्लीज नोट करिए इसको, नोट करिए इस बात को। Standard reduction potential, E naught is what? Standard reduction potential. तो अगर आप लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या हुआ है, यहां से लिथियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये लिथियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कौन सा पोटेंशियल होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ लिथियम रिड्यूस हो रहा है, तो ये कौन सा पोटेंशियल है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो भी पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइज होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिड्यूस होगा। इसको नोट करिए जरा आप। तो मैं यहां बस अब समझाना चाहता हूं कि ये प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये प्रोसेस कैसी है सर, स्पॉन्टेनियस। ऐसे और भी डेटा शेयर करके मैं आपको बता सकता हूं कि कौन क्या होना जाना कहाँ जाना चाहता है, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा को देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए इसको। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए हमने रिएक्शन कराया एक, किससे, सोडियम से, इसकी वाटर की, तो आपको ये रिएक्शन मालूम होगी हो जाती है, और रिएक्शन होने के बाद मिलता है क्या आपको, ये मिलता है NaOH, और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस, ये बनता है। ये बात आप सभी को मालूम है, तो बस मैं यहीं पे कुछ समझाना चाहता हूँ आप। ये कैसे हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सोडियम जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ सोडियम +1 में आ गया। यहाँ हाइड्रोजन को देखें तो +1 में है, और यहाँ हाइड्रोजन 0 में आ गया। तो कायदे से अगर मैं समझूं इस बात को, तो मुझे समझ में आ रहा है क्लियरली कि सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का हुआ है रिडक्शन। हाइड्रोजन का हुआ है रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो हाइड्रोजन नीचे है और सोडियम ऊपर है, तो सोडियम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और हाइड्रोजन रिड्यूस होना चाहेगा, और बिल्कुल वही हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है। इसीलिए ये प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। क्या होगी बेटा, स्पॉन्टेनियस। बोलो यार। ठीक बात है बेटा। अब अगर जो मैं दूसरे एक और रिएक्शन लूं, जैसे कि मैग्नीशियम ले लिया मैंने, और इसकी रिएक्शन मैंने वाटर से कराने की सोची जब, तो मेरे भाई ये रिएक्शन नहीं हुई, ये रिएक्शन नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए थी। क्योंकि कहानी क्या कह रहा है बताओ, स्टोरी तो यही है कि जो ऊपर होगा ऑक्सीडाइज होगा, जो नीचे होगा वो रिड्यूस होगा, और ऊपर मैग्नीशियम है, ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो अपन ने थोड़ा दिमाग लगाया और अपन ने इस वाटर को थोड़ा वार्म कर दिया। वार्म वाटर, क्या कर दिया बेटा, वार्म कर दिया, यानी हीट दे दिया, यानी टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर देने से क्या होगा बताओ, टेम्परेचर देने से क्या होगा बताओ, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सर? जी हाँ, बिल्कुल करता है। समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ आई वो समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ था सोडियम और यहाँ हाइड्रोजन, तो सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में गैप अच्छा खासा है, तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल वाटर की रिएक्शन हो गई। लेकिन जब आप जैसे जैसे हाइड्रोजन के पास आते जाएंगे मेटल्स, वो वाले मेटल जो हाइड्रोजन के ज़्यादा क्लोज होंगे, उनके अंदर प्रोसेस तो होगा, लेकिन उस रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे या कोल्ड वाटर से या नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर से रिएक्शन की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वार्म करना पड़ेगा वाटर को, ताकि जो टेंडेंसी है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो थोड़ा सा और चेंज हो और बढ़े, जिससे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टेंडेंसी में फर्क आ जाए थोड़ा सा। इसीलिए सोडियम रिएक्ट नहीं करेगा, सोडियम रिएक्ट कर जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, लेकिन मैग्नीशियम नहीं करेगा। और मैग्नीशियम की डिमांड क्या है, आई नीड मोर टेम्परेचर, आई नीड व्हाट, मोर टेम्परेचर। इसीलिए इसको क्या किया गया, वार्म किया गया। इसीलिए क्या किया, वार्म। तो वार्म किया तो फिर सही है, कहाँ से कहाँ चला गया,
0 में था, ये +1 में था, तो ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बना देगा फटाक से, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी 0 और +2 में। तो बस यही कहानी है। अब जैसे जैसे और नीचे आते जाएंगे आप, वैसे वैसे थोड़ा सा ये नाटक और बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसी में बात करें जिंक की, अगर आप जिंक ले लें तो जिंक के केस में क्या होगा, जिंक प्लस वाटर। तो अगर आपने कोल्ड वाटर लिया है सर, अगर आपने कोल्ड वाटर लिया है तो रिएक्शन नहीं होगी, इवन वार्म में भी नहीं होगी, यू हैव टू हीट इट, देन रिएक्शन होगी। और अब रिएक्शन जब होगी, ये वाली रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। जिंक के साथ यही स्टोरी है, नोट करिए प्लीज। अगर आप आयरन देखें, आयरन और नीचे आ गए आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना आप हाइड्रोजन के पास आते जाएंगे, यू हैव टू गिव मोर एंड मोर इन टेम्परेचर। अगर आप यहाँ पे देखें और ये रिएक्शन कराने चाहें तो कोल्ड या वार्म कुछ नहीं काम आने वाला है। वार्म नो, हीट कर दें नो, अभी भी नहीं होगा, इसमें और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी H2O को स्टीम के फॉर्म में लाना पड़ता है। स्टीम के फॉर्म में इतना ज़्यादा हीट करते हैं कि वो स्टीम बन जाती है, और स्टीम के फॉर्म में रिएक्शन हो जाता है। अब ये रिएक्शन होगा, और स्टीम से जब ये रिएक्ट करेगा, इट विल गिव यू Fe3O4, ऑक्साइड बना देगा प्लस हाइड्रोजन। Fe3O4 आपको पता होना चाहिए कैसे एग्जिस्ट करता है, FeO डॉट Fe2O3 के फॉर्म में। इट इज़ अ मिक्स्ड ऑक्साइड, इसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 भी है और +3 है। यहाँ देखेंगे तो +8/3 आएगा 0 से। तो ये स्टोरीज है ना, आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप हाइड्रोजन के करीब आएंगे, वैसे वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रिएक्शन नहीं होगी। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये रिएक्शन लिख देता और आपको बोलता याद कर लो, लेकिन नहीं, थोड़ा सा लॉजिक देके अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा आपको फील आएगा इस टॉपिक का। ठीक बात है सर, नोट करिए प्लीज। तो जैसे जैसे आप हाइड्रोजन के करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे गैप कम होता जाता है, और गैप कम होने से ऑक्सीडेशन और रेडिएशन की टेंडेंसी थोड़ी कम होती जाती है। दैट्स व्हाई वी नीड व्हाट, मोर टेम्परेचर। दिस इज द रोल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, रिएक्शन की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिमिलरली एक दो रिएक्शन और लिख सकते हैं आप, जैसे अगर आप सिलिकॉन ले लें या बोरॉन ले लें, इसकी रिएक्शन कराएं वाटर से, कोल्ड वाटर से, बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन हॉट वाटर से कराएंगे तो भी नहीं होगी। तो आप बिल्कुल क्या करते हैं, अगर आप ये रिएक्शन करानी है, बोरॉन को, वाटर को ले रहे हैं, तो इस बोरॉन को यू हैव टू मेक इट रेड हॉट, रेड हॉट करना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होती है। सिलिकॉन को अगर आप रिएक्शन कराना चाहते हैं तो सिलिकॉन को क्या करना पड़ेगा आपको, रेड हॉट, तब जाके रिएक्शन कहीं होगी, रेड हॉट। रेड हॉट करेंगे फिर ये रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा B2O3, B2O3 प्लस हाइड्रोजन। तो ये है 0 में, ये +6 में, +3 में चला गया, +3 में, और हाइड्रोजन 0 से +1 में। ऑलराइट, सॉरी +1 से 0 में, ये +1 से 0 में। सिलिकॉन जाएगा SiO2 में, और ये हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। सो अगर आप चाहते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाएं, जैसे जैसे आप हाइड्रोजन के क्लोज आते जाएं और रिएक्शन फिर भी हो, यू नीड व्हाट, यू नीड हाई टेम्परेचर, you need to warm the solution, you need to heat the solution, sometimes you need to form the vapors or steam of water, only in that case reaction will proceed. So these are the very important aspect जिसमें आप देख पाते हैं कि रिएक्शन तो हो रही है। ये कहाँ की रिएक्शन है, कुछ डी ब्लॉक की है, कुछ पी ब्लॉक की है। जैसे ये रिएक्शन कहाँ की आ गई, पी ब्लॉक की आ गई, ये सब कहाँ से आ गई, डी ब्लॉक की आ गई, वाटर के साथ रिएक्शन। तो कब होगा कब नहीं होगा, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद आपको समझ में आ गया। एंड दिस इज द रोल ऑफ व्हाट, टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेडॉक्स रिएक्शन। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कैसे कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने या घटाने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फर्क पड़ेगा, और कौन रिएक्ट करेगा और कौन रिएक्ट नहीं करेगा। दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड टेम्परेचर।
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।